गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्लो इन पाइप। आज उसका दूसरा क्लास है फ्लो इन पाइप में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग फ्लो इन पाइप में फ्रिक्शन लॉसेस पढ़ रहे थे कि डिफरेंट टाइप का फ्रिक्शन लॉसेस होता है, मेजर और माइनर में इसको डिवाइड करते हैं फ्रिक्शन लॉस को। मेजर फ्रिक्शन लॉस हो गया फ्रिक्शन के कारण, जो टोटल हेड लॉस होगा मेजर हेड लॉस वो फ्रिक्शन के कारण होता है। उसमें इंक्लूडेड है आपका वॉल फ्रिक्शन और विस्कस फ्रिक्शन, और उसका फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं डार्सी वेवस इक्वेशन या सिंपली डार्सी इक्वेशन। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज होता है। फ्रिक्शन हेड लॉस क्या होता है, एच एफ बराबर होता है फॉर्मूला एफ एल, अगर वी के टर्म में लिखते हैं तो एफ एल वी स्क्वायर बाय 2 जी इंटू डी। डी हो गया डाया ऑफ पाइप, एल हो गया लेंथ ऑफ पाइप और वी वेलोसिटी। अगर इसी को डिस्चार्ज के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आएगा फॉर्मूला एफ एल क्यू स्क्वायर, डिस्चार्ज का स्क्वायर बाय 12.1, जो कांस्टेंट जो है सबको सॉल्व करके 12.1 आता है, गुना डी पर पावर 5 के टर्म में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं डार्सी वेवस इक्वेशन। और एफ कहलाता है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, और एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको एफ डैश बोलते हैं। तो 4 एफ डैश बराबर होता है एफ, मतलब 4 टाइम्स ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। ये हो गया, जिसमें डैश नहीं है वो फ्रिक्शन फैक्टर कहलाता है, जिसमें डैश है वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। दोनों में रिलेशन होता है, 4 गुना होता है एफ का, एफ डैश। ये पॉइंट होता है। और डिफरेंट टाइप का हेड लॉस देखे थे, उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज हो गया। और क्या तो देखे थे हम लोग जी, ये पैरेलल और सीरीज में जब पाइप रहता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीरीज में जब पाइप कनेक्ट हो तो उसमें डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है ईच पाइप में, और हेड लॉस अलग अलग होता है। टोटल हेड लॉस जो होगा वो समेशन ऑफ हेड लॉस के बराबर होगा। हर एक पाइप में जो हेड लॉस है वो सबको जोड़ देंगे तो टोटल कनेक्शन का सीरीज का मेरा हेड लॉस निकलेगा। पैरेलल में डिस्चार्ज अलग अलग पाइप में होगा और हेड लॉस इक्वल होगा, ईच पाइप में हेड लॉस इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सभी पाइप्स का एक एंड एक जगह पे होता है और दूसरा एंड दूसरे जगह पे होता है, एक सबका एक ही जगह होता है, उसका इनिशियल और फाइनल एंड। तो इतना पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट होता है इक्विवेलेंट पाइप। इक्विवेलेंट पाइप के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन रहता है। इक्विवेलेंट पाइप क्या है? इक्विवेलेंट पाइप हम लोग बोलते हैं इट इज द पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डाया दैट इज रिप्लेस्ड ए कंपाउंड पाइप। कंपाउंड पाइप मतलब सीरीज में पाइप हो सकता है, पाइप जो एक पाइप नहीं डिफरेंट पाइप डाया का पाइप होगा, सीरीज में हो सकता है पैरेलल में हो सकता है, उसी को कंपाउंड पाइप बोलते हैं। सच दैट इट अलाउज सम डिस्चार्ज अंडर सेम हेड लॉस, सेम डिस्चार्ज अंडर सेम हेड लॉस। मान लेते हैं ये, इसको समझिए इस तरह, एक पाइप ये है, दूसरा पाइप ये है, और तीसरा पाइप काफी छोटा है। ये 3 पाइप कनेक्ट है एक दूसरे से, इससे कुछ डिस्चार्ज क्रॉस हो रहा है क्यू। तो डिस्चार्ज तो थ्रू आउट सेम होगा लेकिन हेड लॉस अलग अलग होगा, इसका हेड लॉस, इसका हेड लॉस, इसका हेड लॉस को जोड़ देंगे 2 और 3 का तो टोटल हेड लॉस हो जाएगा। अब हम चाह रहे हैं क्या, प्रॉब्लम देखिए क्या होता है कंपाउंड पाइप में, जब भी कंपाउंड पाइप, एक पाइप ये हो गया, दूसरा पाइप और तीसरा पाइप, तो जो जोड़ते हैं ना यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। कभी कभी जब एक पाइप दूसरे पाइप से जोड़ते हैं तो बाद में लीकेज का प्रॉब्लम होता है, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट होता है, यहाँ से पानी निकलता है तो प्रॉब्लम करता है कंपाउंड पाइप। अब हम, मेरा टारगेट क्या है, इस पूरा पाइप को हम एक पाइप में कन्वर्ट कर दें। ये सिंपल एक पाइप हो जिसका एक डाया, एक सिंगल डाया हो, इसका एक डाया डी हो, इसमें डाया अलग अलग होगा, D1 D2 D3, वो सब प्रॉब्लम को हम दूर कर रहे हैं कि एक पाइप हो जाए, इसके जगह पे एक पाइप हम लगाएं तो उतना ही डिस्चार्ज पास हो, और जो हेड लॉस इसमें जो आ रहा था उसमें भी यही हेड लॉस हो। बस कॉन्सेप्ट यही है। तो इस पाइप को, इसके जगह पे इस पाइप को जो रिप्लेस किए इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट पाइप। इक्विवेलेंट पाइप कैसा हुआ, उसको कंपाउंड पाइप के जगह पर रिप्लेस कर दिए, तो उस पाइप से जो जितना पहले डिस्चार्ज क्रॉस हो रहा था उतना ही इसमें भी पास होगा, और हेड लॉस जितना इसमें हो रहा था, टोटल हेड लॉस उतना ही इसमें होगा। पैरेलल में भी वही कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं 3 पाइप था, 1 2 और 3 पाइप, तो 3 पाइप से जितना जा रहा था डिस्चार्ज, ये मान लेते हैं टोटल क्यू था, Q1 Q2 Q3 हो जाएगा। तो ये तीनों पाइप के जगह पे हम एक पाइप चाह रहे हैं कि ये टोटल उतना ही डिस्चार्ज है, और हेड लॉस जो इसमें तीनों में जो हो रहा था वो उतना ही पाइप हो इसमें, इक्विवेलेंट पाइप को। तो इक्विवेलेंट पाइप के का डाया को हम लोग डिनोट करते हैं DE से, और इसके लेंथ को डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट पाइप मतलब LE से, E फॉर इक्विवेलेंट। इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर इसका D1 D2 D3 डाया है, L1 L2 L3 लेंथ है, और इसका फ्रिक्शन फैक्टर F1 F2 F3 है, तो
इसी को अगर इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे तो उसका डाया कितना होगा, उसका लेंथ कितना होगा और उसका फ्रिक्शन फैक्टर कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग इन केस ऑफ व्हेन पाइप इन सीरीज। ये पाइप सीरीज में है, इसी को फिगर बनाएं कि एक L1 है लेंथ का, डाया D1 है, फ्रिक्शन फैक्टर F1, D2 डाया, लेंथ L2 और L3। ये व्हाइट वाला हो गया, और एक जो अदर कलर का है वो सेम डाया का है, तो वो इक्विवेलेंट पाइप। उस ये तीनों पाइप की जगह पे एक इक्विवेलेंट पाइप को कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जब टोटल हेड क्या होगा इन केस ऑफ सीरीज में, टोटल हेड लॉस जो होगा आपका समेशन के बराबर होगा। और पाइप 1 में जो हेड लॉस होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हम लोग डार्सी इक्वेशन से जानते हैं कि हेड लॉस जो होता है फ्रिक्शन फैक्टर F1, इसका लेंथ L1, डिस्चार्ज का Q स्क्वायर बाय, क्योंकि ये पाइप्स तीनों पाइप सीरीज में है तो डिस्चार्ज इसमें एक होगा, उसका वैल्यू Q होगा। क्यों लिख दिया, बाय 12.1 D1 पर पावर 5 प्लस इसमें सिमिलरली F2 L2 Q स्क्वायर, इसमें भी सेम डिस्चार्ज हो, सीरीज में डिस्चार्ज एक रहता है इसलिए अलग अलग नहीं होगा। 12.1 D पर पावर 5, सॉरी D2 हो गया पर पावर 5 प्लस F2 L2 Q स्क्वायर बाय 12.1 D2 पर पावर, सॉरी D3 हो जाएगा, पाइप 3 ले रहे हैं सिमिलरली और चलेगा, अभी तीन ही पाइप का केस ले रहे हैं। ये हेड लॉस हो गया, तो ये हेड लॉस किसमें होगा, सीरीज के केस में। और इफ pipe is replaced, pipes are replaced with equivalent pipe के इसको रिप्लेस कर देते हैं तीनों पाइप की जगह पे एक पाइप जिसका डाया क्या हो, DE हो और लेंथ LE हो। तो इक्विवेलेंट लेंथ जो होगा ना वो समेशन के बराबर होगा, एक चीज L1 L2 और L3, तीनों जो पाइप का समेशन होगा, ये तीनों पाइप जोड़ देंगे लेंथ वही रहेगा, इक्विवेलेंट लेंथ जो होगा वो तीनों पाइप का सम के बराबर होगा। और डाया इक्विवेलेंट कितना होगा उस पर चलिए चलते। और हेड लॉस जो इस पाइप से जो हेड लॉस होगा मेरा वो कितना होगा, वो होगा Q, सॉरी फ्रिक्शन अगर F मान लेते हैं इस पाइप का, F इक्विवेलेंट या ओनली F लेते हैं, F L इक्विवेलेंट लेंथ Q स्क्वायर, इसमें भी डिस्चार्ज वही पास होगा बाय 12.1, इसका D इक्विवेलेंट माना DE पर पावर 5। अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू जो कॉन्सेप्ट है, ये HL और ये HL इक्विवेलेंट का HL बराबर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट यही बोलता है। इक्विवेलेंट पाइप में हेड लॉस जो होगा इक्विवेलेंट पाइप का और कंपाउंड पाइप का इक्वल होगा। डिस्चार्ज इक्विवेलेंट पाइप से जो आएगा वही कंपाउंड पाइप से जाएगा। टोटल डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस हो रहा है, इंडिविजुअल डिस्चार्ज में। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, इसके जगह पे ये वाला पुट करते हैं, तो एफ एल इक्विवेलेंट Q स्क्वायर बाय 12.1 D, सॉरी स्मॉल d ले रहे थे, D इक्विवेलेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर 5 बाय F1 L1 Q स्क्वायर बाय 12.1 D1 पर पावर 5 प्लस F2 L2 Q स्क्वायर 12.5 D2 पर पावर 5। फर्स्ट डिराइव कर देना है फॉर्मूला F2 Q स्क्वायर बाय 12.1 D3 पर पावर 5, बस हो गया। अब यहीं से देखिए Q स्क्वायर इधर सब में, फिर यहाँ भी Q स्क्वायर है, तो ये फाइनली कट जाएगा। तो आपका आ गया आपका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो ये आ गया कि F इक्विवेलेंट, या F रहने दीजिए इसका, इंटू L। और इसमें क्या कर देते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर को भी एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग F1 बराबर F2 बराबर F3 कांस्टेंट मानते हैं और F मानते हैं, इक्विवेलेंट प्राइस एज्यूम कर लेते हैं। तो इस केस में देखिए आ जाएगा आपका, तो F भी कट जाएगा, तो L इक्विवेलेंट बाय D इक्विवेलेंट आया पर पावर 5 बराबर हो जाएगा L1 बाय D1 पर पावर 5 प्लस L2 बाय D2 पर पावर 5 प्लस L3 बाय D3 पर पावर 5। अगर F1 F2 F3 डिफरेंट रहेगा तो यहाँ पे F1 F2 F3 भी आएगा और यहाँ पे एक F इसका रहेगा। अब इस केस में इक्वल मान रहे हैं, तो ये एक फॉर्मूला होता है D इक्विवेलेंट। अगर आपका D1 D2 D3 पता है, लेंथ L1 L2 L3 पता है, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूला को, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट D इक्विवेलेंट, यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, उलट जाएगा आगे जाके पावर 1/4 हो जाएगा। तो ये होता है इक्वेशन, किस केस में ये हुआ, सीरीज के केस में। इसी को बोलते हैं डुपिट्स इक्वेशन, नाम है इसका डुपिट्स इक्वेशन। PUI होता है डुपिट्स, साइंटिस्ट के नाम क्या है, DUPUITS, डुपिट्स इक्वेशन। आई यूज्ड टू फाइंड इक्विवेलेंट डाया ऑफ कंपाउंड पाइप, इस इक्वेशन की। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है जी किसी को, नहीं ना।
बोलिएगा। ये क्या हुआ कि 3 पाइप था, इसको अगर फिगर आप इस तरह भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, इसी को इक्विवेलेंट पाइप में कन्वर्ट कर दिए। ये इक्विवेलेंट पाइप हो गया, ये कंपाउंड पाइप है। इसका L1 D1, L2 D2, L3 D3, और इसका इक्विवेलेंट आया हो गया, और इसका लेंथ L इक्विवेलेंट हुआ। और इस पाइप का इक्विवेलेंट लेंथ जो होगा वो L1 प्लस L2 प्लस L3 भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप L1 L2 L3 का समेशन। बस सिंपल फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, पूछता है डायरेक्ट इस पे। इसमें क्वेश्चन किस तरह देगा कि 2 पाइप है ना, इसी को क्वेश्चन कैसे देगा कि 2 पाइप ऑफ सेम डाया और सेम लेंथ, सेम डाया डी है और सेम लेंथ एल है, दोनों सीरीज में। तो इक्विवेलेंट डाया कितना होगा, तो डी इक्विवेलेंट इसका कितना होगा बताइए। 2 पाइप है, एक सेम, अरे ये 2 डी लीजिए, एक सेम डाया तो वही हो जाएगा। एक डाया D1 लीजिए, एक डाया जो है वो D1 है, डी है, और दूसरा है 2D। मतलब एक का डाया डी है, दूसरा का उससे डबल है, तो इक्विवेलेंट डाया कितना होगा। पुट कर देंगे इसी फॉर्मूला में, दोनों का लेंथ सेम मान रहे हैं, दोनों का लेंथ सेम मान रहे हैं, तो एल इक्विवेलेंट रहने दीजिए बाय डी इक्विवेलेंट पर 5 बराबर एल रहने देते हैं बाय डी रह देते हैं प्लस पर 5, एल रह देते हैं, इसका एक दूसरा है 2D पर पावर 5। इसी तरह घुमाऊंगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर, और एल इक्विवेलेंट के पे 2L हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है, इसी पे, इस फार्मूला पे आपका क्वेश्चन देगा। तो इसी को चलिए अब हम लोग पैरेलल में देखते हैं। उतार लीजिए, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इसी को हम लोग पैरेलल कनेक्शन में देखते हैं, सेम सिचुएशन होगा। इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप in case of parallel connection। पैरेलल कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन में हम लोग जानते हैं कि जो भी होता है, एक मान लेते हैं पाइप ये था और दूसरा पाइप इधर से जा रहा है, इसका यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज Q गया था, तो इसमें Q1 डिस्चार्ज हो जाता है और इसमें Q2, फिर फाइनली Q डिस्चार्ज निकलता है, Q1 Q2 जुट के Q हो जाता है। और हेड लॉस दोनों पाइप में सेम होगा, इसका हेड लॉस मान लेते हैं HL1 है, तो ये भी HL1 ही होगा, मतलब हेड लॉस HL और HL दोनों सेम होता है पैरेलल के केस में। डिस्चार्ज समेशन के बराबर होता है, तो डिस्चार्ज को लिखते हैं Q बराबर क्या होता है, Q1 प्लस Q2, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए, ये रहने दीजिए, यहां से इक्वेशन 1 कर दीजिए। अब यहां से देखेंगे हेड लॉस थ्रू पाइप 1 क्या होगा, फार्मूला वही सेम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। हेड लॉस इस पाइप में कितना होगा, पाइप 1 हो गया, ये पाइप 2, 2 ही पाइप ले रहे हैं अभी 2 पाइप लेके चल रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन बड़ा हो जाता है। हेड लॉस थ्रू पाइप 1 कितना होगा, सेम फार्मूला लगाएंगे, एफ फ्रिक्शन फैक्टर अगर F1 है, लेंथ L1 और Q1 स्क्वायर बाय 12.1 D1, इसका मान लेते हैं डाया D1 है, इसका डाया D1 और लेंथ L1, इसका डाया D2 और लेंथ L2 है, इस पाइप का, दूसरे पाइप D1 पर पावर 5 हो गया। और यहां से इसको H रहने दीजिए, सेम HL वहां से भी आएगा आपका F2L Q1 स्क्वायर बाय 12.1 D2 पर पावर 5। यहां से Q1 का वैल्यू आप लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से Q1 का वैल्यू कितना होगा 12.1, ऊपर वाला मिटा दें, यहाँ यस सर मिटा दिए। उतार लीजिए। एक्चुअली हम यहाँ पे जो है ना Q1 Q2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं, और इस पाइप को हम एक पाइप में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो इससे सेम डिस्चार्ज वही पास होगा और हेड लॉस भी वही होगा।
तो यहाँ पे अगर Q के टर्म में इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो Q1 स्क्वायर रहने देते हैं इधर, Q1 इसको ले जाएंगे इधर, तो हेड लॉस जो है केवल H रहने देते हैं, यह H लिखिए 12.1 इंटू D1 पर पावर 5 बाय कितना हो जाएगा F1 L1। अगर स्क्वायर को आप हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा इस पे, तो रूट चढ़ेगा तो रूट H हो जाएगा इंटू 12.1 पर पावर रूट इंटू D है, भी नहीं होगा, D1 पर पावर 5/2 हो जाएगा बाय रूट अंडर F1 और रूट अंडर L1 मतलब चढ़ेगा। तो ये उसी तरह Q1 हो गया, Q2 डायरेक्ट इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला आपको आ जाएगा यहीं से, और इक्विवेलेंट पाइप से भी Q आएगा, तो इक्विवेलेंट पाइप के जगह पे Q पे पुट करेंगे तो इसी तरह कुछ आएगा, और वही हेड लॉस तो वही होगा, रूट HL होगा, सेम दिस हेड लॉस सेम होता है सीरीज में, रूट अंडर 12.1 इंटू डी इक्विवेलेंट पर पावर 5/2 हो जाएगा यहाँ बाय रूट अंडर F इक्विवेलेंट रूट अंडर L इक्विवेलेंट बराबर, अब ये एक जुटेगा रूट अंडर H इंटू रूट अंडर 12.1 इंटू D1 5/2 रूट अंडर F1 रूट अंडर L1 प्लस रूट अंडर HL 12.1 ये D2 पर पावर 5/2 F2 और रूट L2, बस हो गया। देखिए ये कट जाएगा दोनों तरफ हेड लॉस, और ये किसी को दिक्कत कुछ? हाँ सर, वो नीचे वाला इक्वेशन HL वाला, यहाँ से हाँ नीचे सर, नीचे, हाँ हाँ हेड लॉस को फॉर्म लिखे ना, H एक पहला पाइप से हेड लॉस जो होगा ये F1 L1 के टर्म में रहेगा, दूसरा से होगा तो F2 L2 होगा, लेंथ L2 Q2 होगा, सॉरी Q2 बाई 12.1 D2 पर पावर 5, सर यही इक्वेशन इसमें पूरा। अब एक्चुअली Q1 का फॉर्मूला हमको यहाँ से निकाला जो कि इस इक्वेशन में पुट करना है हमको, तो Q1 का फॉर्मूला लिखाएंगे तो सब इधर आ जाएगा, बाकी ये टूट जाएगा, Q स्क्वायर था तो Q स्क्वायर हटेगा तो रूट पे चढ़ेगा, ये हो गया Q1 का निकाल लिया, उसी तरह Q2 का निकाल लेंगे, इसी तरह आएगा, और इक्विवेलेंट पाइप का जो होगा उससे डिस्चार्ज Q पास होगा, इससे केवल Q होगा, तो Q के टर्म लेंगे, तो फाइनल पुट कर रहे हैं तो देखिए आपको आएगा फाइनली ये सॉल्व होके आ जाएगा, आपको सॉल्व नहीं करना, केवल लास्ट वाला आपको याद रखना है, तो लास्ट वाला ये रूट 12 सब इधर से भी कट जाएगा, तो फाइनली आपका D इक्विवेलेंट पर पावर 5/2 बाय, और F1 F2 को इक्वेट ले रहे हैं, मतलब सेम ये लेके चल रहे हैं, और रूट अंडर L, तो ये भी कट जाएगा, बराबर हो जाएगा D1 पर पावर 5/2 बाय रूट अंडर L1 प्लस D2 पर पावर 5/2 रूट अंडर L2। ये आपका फाइनल इक्वेशन आया, यहाँ पे D डाया इक्विवेलेंट हो गया, और उस L रूट अंडर LE जो है वो इक्विवेलेंट लेंथ हो गया यहाँ से, यहाँ D1 हो गया पहला पाइप का, और D2 हो गया दो का हुआ, इसी तरह 3 का होगा तो D3 पे चलेगा, यहाँ पे F1 F2 को कांस्टेंट मान के चले हैं, और जो इक्विवेलेंट पाइप का भी आएगा वही F भी मान रहे हैं, मतलब जो भी पाइप का है वो फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल लेके चल रहे हैं, तो ये इक्वेशन आ रहा है। फाइनली यही याद रखना है, इसको इस तरह लिख लीजिए साफ से, कि दो पाइप क्रॉस हो रहा है, इस पाइप का है F ही मान लेते हैं, ये लेंथ L1 है और डाया D1 है, L2 है और डाया D2 है, डिस्चार्ज Q, ये इक्वेशन हो गया। और इसी में बाद में सब बुक में ये सब दिया नहीं है, ये फाइनल एक ही दिया है कि इफ n पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल हो विथ सेम डाया, अगर सबका डाया विथ सेम डाया D एंड लेंथ, डाया और लेंथ सब इक्वल हो, मतलब ये भी एक इधर गया तो इसका लेंथ L है, इसका भी डाया एक है, एक दूसरा भी गया इसका भी L है, इसका भी D है, और तीसरा गया, इस तरह के n ठो है, तो उसका इक्विवेलेंट डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे D इक्विवेलेंट मान लेते हैं 5/2 बाय रूट अंडर L बराबर, ये हो गया पहला D1 या D 5/2 बाय रूट अंडर L वही है, तो सबका लेंथ इक्वल है, तो इसका प्लस फिर 2 3 4 ये n टू होगा जी, ये वाला n टू हो जाएगा,
क्योंकि एन नंबर है, 1 2 3 था, 2 था तो 2 बार हुआ, 1 और 2। जब एन रहेगा सेम तो एन टाइम्स होगा, तो इसमें डायरेक्ट गुना एन कर दें, यहाँ पे एन टाइम्स हो जाएगा तो एन गुना हो जाएगा, तो इसको सीधा करेंगे आप। देखिए ये भी ये कट गया, तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू आया, मतलब लेंथ को इक्वल मान के चल रहा है सब, इसका 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 लेंथ वही होगा और इक्विवेलेंट पाइप का भी लेंथ वही होगा, एल इक्विवेलेंट और डी इक्विवेलेंट। तो केवल डी को जब अब इसको उल्टाएंगे तो ये कट जाएगा, एन पर पावर केवल चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/5 इंटू डी। तो ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट पाइप, अगर एन पाइप सेम लेंथ का और सेम डाया का कनेक्टेड है पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है फॉर्मूला। तो यहीं से आता है वो चीज कि इसका डी इक्विवेलेंट कितना होगा, तो एन पर पावर 2/5 इंटू डी, डी जो हो गया वो सब पैरेलल पाइप का डाया हो गया, सेम डाया का, लेंथ पे डिपेंडिंग कर रहा है क्योंकि सबका लेंथ इक्वल हो जा रहा है। तो इस तरह हो गया, इसी को सिंप्लीफाई किया गया इस केस में, जहां पे L1 L2 इक्वल है, D1 D2 इक्वल है, और ये कितना पाइप है, तो N पाइप है, मतलब 20 पाइप है, तो N की जगह पे 20 पाइप 20 हो जाएगा। तो यहीं से आता, दो फॉर्मूला याद रखिए, 3 हो गया ना, पहला सीरीज वाला, दूसरा पैरेलल वाला, ये बहुत कम यूज होता है, इसके जगह पे यही क्वेश्चन देता है ये डायरेक्ट। एन पाइप अगर पैरेलल हो, सेम डाया सेम लेंथ का, तो इक्विवेलेंट डाया कितना होगा, तो एन पर पावर 2/5 इंटू डी। इसी की जगह पे 2 पाइप रहेगा, एन की जगह पे 2 पाइप कर देगा तो डायरेक्ट 2 पर पावर 2/5 इंटू डी हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है जी, बताइए, डाउट नहीं ना किसी को? क्वेश्चन में एन का वैल्यू दिया रहेगा सर? हाँ, एन का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं तो एन के फॉर्म में पूछेगा, एन नंबर ऑफ डाया कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है इसी तरह, एक में देगा 5/2, एक में देगा 2/5, एक में देगा 1/5, तो ये होता है विथ सेम डाया एंड सेम लेंथ। तो ये फॉर्मूला हो गया डी इक्विवेलेंट के, एन पर पावर 2/5 इंटू डी। एन का वैल्यू अगर देगा 10, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, 10 पाइप कनेक्टेड है तो 10 हो जाएगा, 20 पाइप है तो 20 हो जाएगा, 20 पर पावर 2/5 इंटू डी। डी पे कोई पावर नहीं है, ध्यान दीजिए, पावर कट गया, इधर से 5/2 गया, तो याद रखिए जब पावर उस साइड जाता है इक्वल के तो उलटता है, 2/5 हो गया, और यहाँ पे गुना हो गया 2/5 से, 5/2 इंटू 2/5 कट के 1 हो गया, इसलिए यहाँ एन पर पावर 1 था, तो ये उलट के हो गया 1 गुना 2/5, इसलिए 2/5 हो गया पावर। सॉल्व किए, सॉल्यूशन जब कर रहे हैं ये तो कट गया है, लेंथ जो इक्वल था कट गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 डेटा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो पैरेलल में हम लोग ये इक्विवेलेंट पाइप में इतना ही है, सीरीज में कैसे होगा, रिलेशन है, पैरेलल में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, अगर डिफरेंट डाया और डिफरेंट लेंथ का लेंगे तो ये, अगर सेम लेंथ का लेंगे तो ये है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, इसमें से नहीं दिक्कत है, बोलिएगा कहीं कोई डाउट है तो। इस सब पे सवाल जब हम लोग कल के क्लास में सवाल जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे नहीं, सबसे 1-2 और क्लियर हो जाएगा। सत्य गुना भी थ्योरी देख लीजिए और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, मिटा दें, उतारते जाइएगा इसे। अब अगला है पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप, अगला टॉपिक है यही। पावर के बारे में पढ़ना है कि किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो पाइप जो है कितना पावर डेवलप कर रहा है, कितना हॉर्स पावर या वाट में पावर डेवलप हो रहा है पाइप में, उसी रहता है सवाल इसलिए। या पंप कितना पावर, पंप हम लोग क्या करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं पाइप में ताकि क्या हो, पानी ऊपर चढ़े, कितना हॉर्स पावर का पाइप हम लोग वहां लगाएंगे, पंप लगाएंगे, तो पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका कितना पावर कंज्यूम करेगा वो। तो देखिए पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, बेसिक फिजिक्स में चलते हैं, तो पावर का डेफिनेशन होता है वो रेट ऑफ वर्क डन, कि जो काम किस दर से या रेट से किया जा रहा है, तो ये सिंपल होता है वर्क बाय टाइम, है ना, ये तो बेसिक डेफिनेशन है जी पावर का, रेट ऑफ वर्क, कोई भी काम किस स्पीड से किया जा रहा है उसको बोलते हैं पावर। तो वर्क बाय टाइम हो गया पावर, और वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इंटू
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही वर्क बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बेसिक फिजिक्स पे चल रहे हैं, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप पोजीशन 1 पे था, इस पे फोर्स लगा दिए और ये पोजीशन 2 पे आ गया तो बोलते हैं कि काम किया गया है ना। बेसिक डिफिनेशन कि फोर्स लगाएं इस पे, इस बॉडी पे, मास पे, ये पोजीशन 1 से जाके पोजीशन 2 पे चला गया, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फिर इसको यहां से उठा के यहां ला देंगे तो क्या वर्क होगा? सर इसको उठा के यहाँ लाया, फिर इसको वापस यहीं पे ले आए, तो क्या काम किया माना जाएगा कि काम किया गया है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। आप यहाँ से चलें फिर वापस यहाँ ला दिए तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो वर्क नहीं होगा। भले आप एनर्जी खपत कर दिए, कोई सामान बोलेगा घर से ले जाए फिर वापस घर में रख दे, तो फिजिक्स में उसमें बोला था काम नहीं किए आप। इसकी डेफिनेशन सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट काम नहीं होगा। मान लेते हैं ये एस चला डिस्टेंस, तो लिक्विड में कैसे काम होता है कि कोई पानी को आप नीचे से ऊपर उठा देते हैं। ये पाइप है मान लेते हैं, पाइप में यहां से पानी गया और ये एच हाइट ऊपर चढ़ गया यहां तक, तो ये लिक्विड है, इसको ऐसे मत कीजिए, ये एच हाइट। तो लिक्विड का वेट होगा, जो लिक्विड वजन होता है, तो वजन मतलब वेट हो गया, और वेट एक तरह से फोर्स है, तो फोर्स लगा और वेट ऊपर एच हाइट ले गए, तो कोई काम किया और रेट हो गया। मतलब फोर्स को क्या लिखेंगे, वेट लिख सकते हैं, वेट और हाइट एच हो गया, बाय टाइम ले लेते हैं। और वेट जो अपने आप होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, इंटू आई एच। डेंसिटी को अगर यूनिट वेट को अगर वॉल्यूम से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा वेट इंटू हाइट प्लस टाइम। बेसिक आपको हम इक्वेशन लिखा देते हैं इसमें, तो रोजी को रहने दीजिए, इंटू वॉल्यूम बाय टाइम होता है डिस्चार्ज का फॉर्मूला ही होता है वॉल्यूम बाय टाइम इंटू हाइट, रहने दीजिए। तो देखिए यही होता है पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, रो जी क्यू इंटू एच। यही बेसिक जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पावर का फॉर्मूला होता है यही होता है, रो जी क्यू इंटू एच, या फिर रो जी को गामा लिख सकते हैं, गामा क्यू इंटू एच। अगर कोई पाइप में फ्लो डिस्चार्ज उसका अगर क्यू है और उसका यूनिट वेट गामा है और एच हाइट आप उसको पानी को उठा दिए, तो बोलेंगे जो पानी पे काम किया गया है, जो पावर कितना डेवलप हुआ वहां पाइप में, तो गामा क्यू एच। बेसिक डेफिनेशन यही है, यहीं से आया है सब। वेट को लिख सकते हैं यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय टाइम, ये वॉल्यूम बाय टाइम को डिस्चार्ज बोलते हैं, मतलब पर मीटर क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, डिस्चार्ज कहीं नहीं होता है, वॉल्यूम पर सेकंड पर टाइम। तो ये डिस्चार्ज हो गया रो जी इंटू एच। तो यही पावर का फॉर्मूला होता है। पावर जो डेवलप होता है किसी फ्लूइड को अगर एच हाइट उठा देंगे तो कितना पावर डेवलप होगा, गामा क्यू इंटू एच। अब चलते हैं, ये पावर हो गया। अब देखते हैं एफिशिएंसी क्या होता है। ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा। इफिशियंसी पे चलते हैं। इफिशियंसी, तो ये देखिए, इसको पहले समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लेते हैं एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, इस कंटेनर में एच हाइट पानी रखा हुआ है और पाइप यहां से कनेक्ट करके ले जा रहे हैं। जैसे टंकी है, होता है, ये मान लेते हैं टंकी है, अब पानी रखें टंकी पर कुछ, तो ये यहाँ पाइप जो है, पाइप से लेकर ऊपर तक एच है, पानी रखा हुआ है। तो जब यहाँ पे कनेक्ट करेंगे पाइप को, और पाइप को मान लेते हैं सीधा ले जाएंगे इसी जगह पे, तो पानी का कितना राइज करेगा? अगर यही पाइप है सीधा उठा देंगे तो मैक्सिमम यही राइज करेगा, यही ना हाइट है। ये क्लियर हो रहा है? इसमें वाटर है और पाइप को लगा के इसको पाइप को उठा देंगे तो पानी यहां तक राइज करेगा। अभी फिलहाल के लिए जो है लॉस को नेगलेक्ट कर रहे हैं, यहीं पे कनेक्ट किए हैं, मतलब वाटर इतना राइज करेगा। तो इनलेट पे बोलते हैं, इनलेट पे पावर कितना अवेलेबल है, जो पाइप कनेक्ट है यहाँ पे, पाइप इसका इनलेट, जहां पानी घुस रहा है उसको बोलते हैं इनलेट, और जहां पानी बाहर हो रहा है उसको बोलते हैं आउटलेट। आउटलेट, तो इनलेट पे कितना अवेलेबल पावर है, अवेलेबल पावर जो है इनलेट पे कितना है, एट इनलेट, जहां पानी घुस रहा है टंकी से, इस जगह पे पावर कितना है, पाई इनलेट बोलते हैं इसको। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, गामा इसका होगा, ये डिस्चार्ज जो पास होगा इनटू एच, यही होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं, गामा क्यू एच। एच कितना है, एच वही हाइट हुआ कि यहाँ अगर पाइप कनेक्ट करके कितना पानी ऊपर चला जाता है,
तो पानी अब स्वाभाविक है, इतना टंकी में पानी है, यहाँ पाइप कनेक्ट करके पाइप को इधर ऊपर करेंगे तो पानी उतना ही राइज होगा। अगर पाइप को यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसको राइज करेंगे तो इतना ही उठेगा, मतलब जितना अवेलेबल हेड था उतना ही पाइप उठे, पानी ऊपर उठेगा। अब आप इस पाइप को काफी दूर ले जाइए, एल लेंथ तक इस पाइप को ले जा रहे हैं, इस पाइप को एल लेंथ तक ले जा रहे हैं। ये पाइप का लेंथ हो गया एल। तो जो एल लेंथ होगा, अब यहाँ पे इसको पानी जो राइज होगा वो एच होगा, वो एच से घट जाएगा। एल लेंथ के बाद अगर आप काफी दूर ले जाएंगे पाइप को, उसके बाद इसको ऊपर उठाएंगे तो इतना नहीं अब उठेगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे ही उठेगा, ये लॉस हो जाएगा थोड़ा सा, जो हेड लॉस होता है आपका, वो हेड लॉस, फ्रिक्शन हेड लॉस हो जाएगा। तो वहां पे पावर जो अवेलेबल रहेगा आपका पाइप में, आउटलेट में कितना रहेगा, ये मतलब यहाँ तक ले आए, एल लेंथ तक ले आए और इसको पाइप को उठा रहे हैं अगर, तो ये पानी आप देखिएगा कि इतना नहीं उठेगा, एच हाइट नहीं उठेगा, ये एच हाइट में थोड़ा यहीं तक उठेगा, ये हेड लॉस हो जाएगा एच एफ। तो अवेलेबल हेड कितना हो जाएगा, एच माइनस एच एफ हो जाएगा, इतना ही पानी उठेगा। तो इतना ऊपर पानी उठाएंगे तो पी आउटलेट कितना हो जाएगा, पावर एट आउटलेट बोलते हैं, आउटलेट कितना हो जाएगा, पी आउटलेट गामा क्यू तो रहेगा, डिस्चार्ज तो सेम रहेगा, पाइप में यहाँ जो डिस्चार्ज था वही यहाँ भी रहेगा, और यूनिट वेट में चेंज नहीं होगा, जो भी हाइट में आपका अंतर हो जाएगा, एच माइनस एच एफ। एच एफ क्यों हुआ, फ्रिक्शन लॉस हो गया पाइप में, जैसे ही पानी इसमें चला, इतना दूर ट्रेवल किया, तो हम लोग जानते हैं पानी अगर एल लेंथ ट्रेवल करता है तो एक फ्रिक्शन लॉस होता है, वो कितना होता है, तो एफ एल क्यू स्क्वायर बाय 12.1 डी पर पावर 5, इसका जो डाया है इतना लॉस हो जाता है। यहीं पे पाइप ऊपर किए थे तो इनलेट था, इनलेट पे लेंथ बहुत कम होगा, एच का वैल्यू जो है, ये एच और पाइप का लेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेंथ ऑफ पाइप काफी ज्यादा है ये हेड से, तो जब लेंथ ट्रेवल करेगा तो एक हेड लॉस हो, मतलब आउटलेट हो गया, ये हो गया आउटलेट। तो आउटलेट पे पावर आपका घट जाएगा, तो ये होता है। तो इफिशियंसी डिफाइन है, हमेशा याद रखिए, पी आउटलेट आउटपुट बाय इनपुट होता है, आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, या आउटपुट पावर बाय इनपुट। पहले इन जो घुसा यहाँ पे इनपुट हुआ या इनलेट, वो कुछ पावर अलग था, और यहाँ पे आउटपुट पावर अलग है, तो दोनों का रेशियो को ही बोलते हैं इफिशियंसी। तो इस पाइप का कितना इफिशियंसी है डिलीवर करने का पावर, वो हो गया आपका आउटलेट में कितना हो गया, क्यू गामा क्यू एच माइनस एच एफ बाय गामा क्यू एच माइनस सॉरी केवल एच होगा, वेयर, या आप यहाँ पे लिख लीजिए वेयर एच हो गया अवेलेबल हेड एट इनलेट। अवेलेबल हेड एट इनलेट का मतलब है इनलेट पे जो पाइप कनेक्ट किए हैं वहां पे उसके ऊपर कितना पानी अवेलेबल है मेरा, ये पानी अवेलेबल है, इस हाइट को बोलते हैं अवेलेबल हाइट। ये और पानी उठा देंगे तो इतना आप मतलब पानी अवेलेबल है, उतना वो हेड के इक्विवेलेंट पानी निकलेगा। और अगर आउटलेट पे कितना, ये हो गया एच एफ हो गया फ्रिक्शनल हेड लॉस। तो देखिए गामा क्यू कट गया आपका, फाइनली ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस एच एफ बाय एच। तो यही होता है इफिशियंसी, अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज में दे देगा। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया, नीटा से डिनोट करते हैं इफिशियंसी बराबर कितना हो गया, 1 माइनस हेड लॉस बाय टोटल अवेलेबल हेड इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में दे देगा, ये किस में दे देगा, परसेंटेज में दे देगा। तो ये इक्वेशन कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई डाउट है, सिंपल इक्वेशन है, मतलब आउटपुट में कितना पावर होगा और इनपुट में कितना होगा। आउटपुट में पावर कम होगा, क्यों, क्योंकि पाइप में जैसे ही एल लेंथ पानी ट्रेवल करेगा तो वहां फ्रिक्शन हेड लॉस हो जाएगा, तो आउटपुट में जो अवेलेबल हेड है वो एच नहीं रह जाएगा, उसमें एच में कमी हो जाएगा। वो कितना कमी होगा, तो हेड लॉस माइनस कर देंगे, ओरिजिनल हाइट माइनस हेड लॉस। ये हो गया आपका पावर टोटल इफिशियंसी। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एन मैक्सिमम इफिशियंसी
किस केस में होगा, मतलब कितना हेड लॉस होगा कि मेरा एन मैक्सिमम होगा। तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए, हम डिराइव नहीं करेंगे कि एन मैक्सिमम होता है, एन मैक्सिमम कब होता है, व्हेन हेड लॉस जो है आपका अवेलेबल हेड का थर्ड हो जाए। डायरेक्ट याद रखिए, मतलब जो आपका हेड जो लेवल अवेलेबल है उसका अगर हेड लॉस कितना हो रहा है, उसका 1/3 हो रहा है। मतलब अगर 30 मीटर का अवेलेबल हाइट है और 10 मीटर अगर हेड लॉस हो गया तो उस समय मैक्सिमम इफिशियंसी आपको मिलेगा। और उस जगह पे एच का वैल्यू पुट करेंगे आप यहाँ पे एच एफ की जगह पे, तो आपको मिलेगा 66%, 66% मिलेगा। यहाँ पे आप एच एफ का वैल्यू पुट करेंगे ना, वो डिस्चार्ज डार्सी इक्वेशन और डिराइव डिफरेंशिएट कीजिएगा नीटा को, तो फाइनली वहीं पहुंचेंगे आप। फॉर एन मैक्सिमम कब होता है, जब हेड लॉस का वैल्यू एच बाय अवेलेबल हेड का 1/3 हो जाए। और मैक्सिमम एन मैक्सिमम कितना निकलेगा, पुट कर दीजिए यहाँ पे 1 माइनस एच एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, h/3 बाय एच इंटू 100। एच कट गया 1/3, मतलब ये हो जाएगा 2/3 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 66.67%। मैक्सिमम इतना ही इफिशियंसी होगा किसी पाइप में। मैक्सिमम इफिशियंसी कितना होगा, 66.67 या 66 कर सकते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट्स याद रखिए, इसे पूछता है क्वेश्चन। पहला पॉइंट ये हो गया इफिशियंसी कितना होगा, दूसरा हो गया मैक्सिमम इफिशियंसी किस केस में होगा, हेड लॉस कितना होगा मैक्सिमम इफिशियंसी। इस पे भी बहुत क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा। मैक्सिमम हेड लॉस या मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा, जब हेड लॉस आपका 1/3 हो जाए अवेलेबल हेड का, जो जितना पानी था अवेलेबल उसका 1/3 अगर हो जाता है तो मैक्सिमम इफिशियंसी होगा। और मैक्सिमम इफिशियंसी का वैल्यू कितना होगा, तो 66.67% या फिर 2/3 को लिख लीजिए। वन थर्ड ऑफ हेड अवेलेबल, ये हो गया 1/3 ऑफ हेड अवेलेबल। इसी को लैंग्वेज में भी लिखता है बहुत लोग। गामा को जो है ना, गामा के जगह पे रोजी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गामा को रोजी क्यू इंटू एच, एक ही बात है, लिख सकते हैं। पी इनलेट रोजी को ही गामा लिखते हैं, यूनिट वेट। और हो गया डेंसिटी, जी हो गया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और डिस्चार्ज और हाइट करेंगे गुना तो आपको आ जाएगा पावर। इनलेट पे पावर, आउटलेट पे पावर घट जाएगा, फ्रिक्शन लॉस हो जाता है, हेड लॉस होता है। पावर से रिलेटेड जो है था यही था, इसमें उतार लीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में पावर का फॉर्मूला याद रखिए, हमेशा होता है रो जी क्यू इंटू फ्लूइड एच। मैकेनिक्स और कितना दिन चलेगा सर? बाद में लास्ट में डिस्कशन करेंगे, अभी रहने दीजिए। ऑफ कर लीजिए भाई। फ्लूइड मैकेनिक्स बड़ा टॉपिक है जी, इसलिए एक एक करके आराम से पढ़ना, टाइम तो लगेगा ही। 50 से 60% कंप्लीट हो गया सिलेबस। अब चलिए हम लोग अगला टॉपिक है, पावर से रिलेटेड जो था इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अगला टॉपिक है टोटल एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ब्रीफली हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आज हम लोग यहाँ इसको डिटेल से देखेंगे। इस पे काफी देता है क्वेश्चन और बहुत इजी रहता है, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है ये चीज। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है और टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है। चलिए देखते हैं, पाइप फ्लो का ही टर्म है ये। मिटा देना नीचे। यस सर।
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और इसको इसको समझने से पहले चलिए हम लोग पाइप बना देते हैं। पाइप में कुछ लिक्विड का फ्लो दिखाते हैं। एक पाइप हो गया, ये है, ये सेंटर लाइन को दर्शा रहे हैं। यहाँ पे पीजोमीटर लगा रहे हैं, तो या फिर टोटल एनर्जी लाइन, ये लाइन हुआ, ये टोटल एनर्जी लाइन या टी। ये पहला पॉइंट 1 पे हो गया, और पॉइंट 2 पे लेते हैं तो थोड़ा सा नीचे हो गया, ये यहाँ पे आ गया इस जगह पे। दोनों को मिला देते हैं तो इसी लाइन को बोलते हैं टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन समझिए, एक पॉइंट पे जितना टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी लाइन का पहले डेफिनेशन देख लीजिए। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ब्रैकेट में टोटल एनर्जी होता है प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस डेटम हेड। सब पॉइंट्स को आप कहीं भी अलोंग दी पाइप लाइन ज्वाइनिंग दी पॉइंट्स ऑफ टोटल एनर्जी अलोंग दी पाइप in the direction of flow लाइन, इसको इस तरह लिखिए, लाइन obtained by joining the points of total energy at that point along the पाइप इन द डायरेक्शन। मतलब समझिए एक पॉइंट 1 पे टोटल एनर्जी पॉइंट खींचे तो यहाँ पे पहुंचे, तब कितना होगा, तो वो पहले तो यहाँ ले लेते हैं, ये डेटम मान लेते हैं, ये है डेटम इसका Z1 ये हो गया, और यहाँ से यहाँ जो उठेगा वो हो गया प्रेशर P बाय गामा P1, और जो बच गया वो बच गया वेलोसिटी का काइनेटिक V1 स्क्वायर बाय 2g। एक पॉइंट पे याद रखिए, इसको देखिए समझिए आराम से, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। पाइप के अलोंग फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, फ्लो डायरेक्शन ये है, पॉइंट 1 पे कंसिडर कर रहे हैं। पॉइंट 1 पे जो भी टोटल एनर्जी क्या क्या होगा, एक पोटेंशियल होगा कि ये पॉइंट 1 कितना डेटम से ऊपर है, ये डेटम लाइन हो गया, डेटम से ऊपर है, और फिर यहाँ से यहाँ पे कितना प्रेशर है, तो पी प्रेशर बाय गामा कीजिएगा तो हेड के टर्म आएगा, तो इसको प्रेशर हेड बोलते हैं। तो ये उठ के यहाँ आ गए, पहले यहाँ से उठे डेटम से, तो हेड, ये डेटम हेड गए, फिर यहाँ प्रेशर हेड, और बच गया एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कारण यहाँ पे ये टोटल हेड एट 1 हो गया। सिमिलरली 2 पे पहुंचे तो 2 का जो डेटम हेड ये हुआ Z2, प्रेशर हेड मान लेते हैं, यहाँ पे पहुंचे आप यहाँ पे, और ये हो गया वेलोसिटी हेड V2 T स्क्वायर बाय 2g, और ये यहाँ से यहाँ हो गया इसका P2 बाय गामा, और ये Z2 तो यहाँ पहुंचे ये 2 पे, पॉइंट 2 पे, तो दोनों पॉइंट को मिला दीजिए। उसी तरह यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहाँ मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी लाइन, इसी को बोलते हैं। टोटल एनर्जी लाइन में जब भी रहेगा, ये रहेगा प्रेशर हेड रहेगा, वेलोसिटी हेड रहेगा, और डेटम हेड रहेगा, तीनों टोटल एनर्जी जो होता है। यहाँ नीचे क्यों हो गया ये बता सकते हैं, यहाँ नीचे क्यों हुआ, ये इस लेवल में लॉस हुआ सर। ये हेड लॉस हो गया, ये जो स्मॉल एच ये है ना, ये HF है, फ्रिक्शन हेड लॉस। तो अलोंग पाइप आप जाएंगे, रियल फ्लूइड का बात कर रहे हैं जिसमें विस्कोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है, तो टोटल एनर्जी लाइन घटेगा। तो पहला पॉइंट यही हो गया कि टोटल एनर्जी लाइन जो होगा ऑलवेज फॉलिंग कर्व होता है, फॉलिंग लाइन होता है, हमेशा गिरेगा अलोंग दी फ्लो, जिधर पानी फ्लो हो रहा है उसके अलोंग गिरेगा ये लाइन। चलिए ये हो गया। उसी तरह हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑब्टेन्ड कब प्राप्त होता है, ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग piezometric head, joining piezometric head at different point along the pipe, along the
pipe in the direction of flow, along the pipe in the direction of flow, the direction of flow। देखिए HGL अलग हो गया, HGL में केवल आपका रहेगा HGL जो होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो पीजोमीटर लेड को जोड़ता है, मतलब प्रेशर और डेटम को केवल जोड़ता है, काइनेटिक एनर्जी को छोड़ देता है, काइनेटिक एनर्जी हेड को छोड़ता है, इसको छोड़ देगा। तो मतलब यहाँ का बात करेंगे तो ये इसका हुआ ये HGL का पहला पॉइंट, और इसमें ये HGL कितना हुआ, डेटम हेड और प्रेशर हेड ये बोला हुआ। तो ये दोनों को मिलाएंगे आप तो आपको मिलेगा जो लाइन वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगा, ये लाइन, ये हो गया HGL। ये क्लियर हुआ। HGL में केवल प्रेशर और डेटम को जोड़ेंगे, तो डेटम ये हो गया, प्रेशर ये हो गया, ये पॉइंट मिला 1 पे। उसी तरह यहाँ पे पॉइंट होगा तो ये डेटम हो गया, ये प्रेशर होगा, ये काइनेटिक एनर्जी छोड़ दिए ये पे, काइनेटिक अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी लाइन मिल जाएगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है लाइनिंग ज्वाइनिंग पीजोमीटर लेवल, पीजोमीटर लेवल में प्रेशर और डेटम होता है पीजोमीटर पॉइंट। तो यहाँ पे तो ये HGL हो गया। और पूछता है HGL और टोटल एनर्जी लाइन में डिफरेंस क्या होता है, तो वेलोसिटी हेड होता है, ये v²/2g ही अंतर रहेगा दोनों में। ये फिगर बना लीजिए। अब इसी में डिफरेंट पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, VBI पॉइंट्स लिखेंगे। ये टोटल एनर्जी लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है, उस पर लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डायरेक्ट क्वेश्चन देता है ऑब्जेक्टिव। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में पूछिएगा, टोटल एनर्जी लाइन और इसमें लाइन में क्या डिफरेंस है। तो यहां से इस फिगर से एक चीज क्लियर हो रहा है कि टोटल एनर्जी लाइन जो होगा हमेशा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से ऊपर रहेगा, ये एकदम रूल है, फिक्स है। TEL जो होगा ऑलवेज अबव दी HGL होगा, क्योंकि वो हमेशा वेलोसिटी ग्रेड एक लेगा ऊपर। TEL जो होगा हमेशा HGL से ऊपर रहेगा। ये लिख लीजिए, उसके बाद हम एक एक पॉइंट वाइज सबको लिखा देते हैं इसका प्रॉपर्टी। उतार लीजिए नीचे वाला यहाँ तक, नीचे नहीं लिखा सर। लिख लीजिए नीचे। और कोई बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी लाइन कब सीधा रहेगा, किस सिचुएशन में, ये मतलब फॉल नहीं होगा, गिरेगा नहीं, ये सीधा ही कांस्टेंट रहेगा, किस केस में रहेगा। आइडियल केस में सर, आइडियल। हाँ आइडियल फ्लूइड में रहेगा जिसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा। आइडियल फ्लूइड में मतलब प्योर बर्नौलीज इक्वेशन में टोटल एनर्जी जो होता है कंजर्व होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन एज्यूम नहीं करते, मतलब आइडियल फ्लूइड में टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में नहीं कह सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन तो कह सकते हैं कि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो इसका टोटल एनर्जी लाइन भी हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल होगा इस पाइप, वो फॉल नहीं होगा उसमें। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो बहुत VBI है। सम पॉइंट्स रिलेटेड टू TEL। एक एक पॉइंट देखते चलते हैं। पहला जो होगा TEL ऑलवेज फॉल्स along the फ्लो के अलोंग वो हमेशा टोटल एनर्जी लाइन फॉल करेगा। ये किस केस में, रियल ही हम लोग बात कर रहे हैं, रियल फ्लूइड में। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये तो फॉल हो रहा है क्योंकि हेड लॉस होता है। दूसरा पॉइंट TEL एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को जो डिफरेंस होगा, TL HGL आर सेपरेटेड किससे सेपरेटेड होता है, सेपरेटेड बाय काइनेटिक एनर्जी हेड, दैट इज
v²/2g से सेपरेटेड होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्कस कर रहा है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट 3 है, पॉइंट 3 पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये होगा और ये टोटल एनर्जी लाइन यहाँ पे होगा, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो काइनेटिक एनर्जी देगा v²/2g, क्योंकि देख रहे हैं इसमें पीजोमीटर हेड होता है, इसमें टोटल एनर्जी लेते हैं, टोटल एनर्जी में पीजो ये घटाएंगे पीजोमीटर तो आपको मिलेगा v²/2g, तो वही होगा टोटल एनर्जी लाइन। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हमेशा सेपरेट होगा काइनेटिक एनर्जी हेड से v²/2g से। तीसरा चीज लिखिए, ऑलवेज ये फॉलिंग हो गया। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो हो सकता है मे राइज और फॉल, ये कोई जरूरी नहीं है, मे राइज और फॉल। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोई जरूरी नहीं कि हमेशा गिरेगा ही, वो ऊपर भी चढ़ सकता है और नीचे भी आ सकता है। ये देखिए इस केस में होगा, ये मिटाए थे आप ये वाला। यस सर। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कब, देखिए उछलता कब है, मान लेते हैं एक पाइप है स्मॉल डाया का ये, और यहाँ पे डाया को थोड़ा सडन इनलार्ज कर दिए हैं ये, तो इस केस में देखिए टोटल एनर्जी लाइन मान लेते हैं ये यहाँ पे था, इधर तो डिक्रीज होगा, सिंपली नीचे जाएगा यहाँ तक, और यहाँ चूंकि ये सडन इनलार्ज हुआ है तो एक हेड लॉस, तुरंत हेड लॉस अकर होगा, तो टोटल एनर्जी लाइन गिर जाएगा यहाँ पे और उसके बाद फिर बढ़ेगा ये। तो ये हो गया आपका टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन का कर्व। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि ये तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इस तरह तो डिक्रीज करेगा कि फ्रिक्शन लॉस होगा, यहाँ से यहाँ फ्रिक्शन लॉस हुआ, और यहाँ से यहाँ सडन डिक्रीज इसलिए हो रहा है कि सडन इनलार्जमेंट हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो उसके कारण एक तुरंत हेड लॉस होगा, हेड लॉस नीचे गिर जाएगा आपका। या इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी घट जाएगा, तो वेलोसिटी घट जाएगा तो वेलोसिटी जो होगा वेलोसिटी हेड डाउन हो जाएगा, तो डाउन हो गया ये। लेकिन आपका जो है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जाएगा इस तरह, ये उछल जाएगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कैसे हो रहा देखिए, HGL। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में हम लोग केवल क्या लेते हैं, P/γ+Z लिया जाता है ना, वेलोसिटी का टर्म नहीं रहता है, वेलोसिटी को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का जो प्रेशर होगा और यहाँ का प्रेशर में अंतर होगा, यहाँ वेलोसिटी ये V2 है और ये वेलोसिटी V1 है, तो वेलोसिटी V2 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एरिया बढ़ गया तो कंट्रोलिंग इक्वेशन से वेलोसिटी को स्लो होना पड़ेगा, बड़ा एरिया मिल गया तो आराम से फ्लो होगा। तो जैसे वेलोसिटी गिरेगा तो बर्नौलीज रूल से प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो जब प्रेशर बढ़ेगा इस इक्वेशन में देखिए, ये प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो हाइड्रोलिक पीजोमीटर लेवल बढ़ जाएगा, तो ये उछल जाएगा। तो इस केस में जब पाइप का डाया इनलार्ज होता है तो उस केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन उछलता है, इस जगह पे ये राइज करेगा जहां पे डाया चेंज हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी लाइन फॉल हो जाएगा। ये देखिए इस केस में टोटल एनर्जी लाइन फॉल हो रहा है और ये राइज हो रहा है। क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी जैसे डिक्रीज हुआ प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा, अब प्रेशर बढ़ गया तो टोटल पीजोमीटर लेवल बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, तो ये राइज हो गया। ये क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट, ये याद रखिए। इस केस में टोटल एनर्जी लाइन तो ऑलवेज फॉलिंग लाइन होता है, लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन मे राइज और फॉल, इसमें तो इन जनरल तो फॉल होगा ही, लेकिन इस केस में जब डाया आपका वेरी हो जाता है पाइप का, तो उस केस में आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज कर जाता है, ये उछल गया। देखिए यहाँ से पहले जा रहा था इधर, अब ये उछल गया इस तरह, और ये फॉल हो गया, इनिशियल से ये फॉल हुआ। तो ये भी हो सकता है। और सडन राइज ऑफ TL और HGL कब होता है, एक राइज जो है टोटल एनर्जी लाइन कब होता है वो भी देखते हैं। देखिए एक पाइप ये है, पाइप में फ्लो हो रहा है, तो पाइप में अगर आप पंप लगाते हैं तो पंप का काम क्या होता है, PUMP, पंप अगर प्रोवाइड करते हैं पाइप में, तो पंप का काम होता है हेड, एक्स्ट्रा हेड प्रोवाइड करना, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करके हेड को बढ़ाते हैं हम लोग, तब ना पंप लगाते हैं कुआं में और पानी को ऊपर ले जाते हैं छत पे। पंप का काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब एक्स्ट्रा हेड प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी आप अलोंग दी पाइप में अगर कहीं पंप लग रहा है तो पहले जो टोटल एनर्जी लाइन था वो तो आएगा ही,
जैसे पंप लगा ये उछल जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये। तो टोटल एनर्जी लाइन पंप लगने से बढ़ता ऊपर हो जाता है, और हेड लाइन भी, हाइड्रोलिक हेड लाइन भी उछलेगा। तो इसको इस तरह लिखेंगे पॉइंट में कि सडन राइज और राइज ऑफ, सडन राइज होगा, सडन राइज ऑफ टोटल एनर्जी लाइन TEL और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, ये कब होता है? तो ड्यू टू पंप। अब पंप कहीं फ्लो में, पाइप फ्लो में पंप अगर प्रोवाइड कर दिए हैं तो वो पंप के ऊपर जो भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या टोटल एनर्जी लाइन का होगा राइज हो जाएगा, क्योंकि पंप आपको एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किया, एक्स्ट्रा हेड प्रोवाइड किया। पंप का काम यहाँ क्या है? पंप प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा हेड या मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीजेस, मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज करता है पंप। पंप और टरबाइन हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग डिटेल से देखेंगे इसको। एडेड मैकेनिकल एनर्जी, ME, पंप का काम यही है मतलब। और इसी के जस्ट उल्टा टरबाइन अगर आप लगा देते हैं, टरबाइन जैसे यहाँ लगाएंगे आप, तो टरबाइन घटा देगा पाइप। टरबाइन का काम क्या होता है कि पाइप में जो भी आपका, जैसे टरबाइन से हम लोग बिजली पैदा करते हैं, तो जो भी पानी गिरता है उसका होता है एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और यहाँ हम लोग टरबाइन लगाते हैं इस तरह करके। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है? ये सक कर लेता है, खींच लेता है उस एनर्जी को, ये कन्वर्ट कर देता है रोटेशनल एनर्जी में, रोटेशनल एनर्जी फाइनली करंट एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में बदलता है। तो जो भी एनर्जी आ रहा था ये इसको खींच लिया, मतलब सक किया। सक किया मतलब एनर्जी उसको घटा दिया। तो जब एनर्जी घटेगा मतलब हेड को रिड्यूस कर दिया, तो उसमें फॉल हो जाएगा, फॉल होगा, सडन फॉल इन। जब जब भी कहीं भी आप देख रहे हैं कि सडन फॉल हुआ टोटल एनर्जी लाइन में, तो उसका मतलब है वहां पे टरबाइन लगाया होगा कोई। तीसरा पॉइंट हो गया सडन फॉल, इकाई गिरेगा, सडन फॉल इन टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कब होगा? ये इसको इस तरह लिख लिया, ड्यू टू टरबाइन। टरबाइन आप पाइप में लगा दिए हैं, पाइप में या कहीं भी टरबाइन लगा तो वो आपका जो एनर्जी है वो नीचे कर देगा। HGL इनिशियल के केस में था, अब यहाँ जैसे टरबाइन के नीचे आए तो डाउन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि टरबाइन क्या करता है? एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। टरबाइन एक्सट्रैक्ट दी एनर्जी, एनर्जी या हेड बोलिए, कोई भी एनर्जी, यहाँ एनर्जी और हेड, हेड के टर्म में हम लोग लिख रहे हैं, लेंथ के टर्म में, हाइट के टर्म में ले रहे हैं एनर्जी को। तो ये भी जो होगा ना, ये हाइट, जो टरबाइन कितना हाइट लेगा, तो ये जो इतना जो अंतर हुआ ना, ये यही हाइट, ये उतना एनर्जी टरबाइन खींच लेगा। तो जहां भी टरबाइन रहेगा वहां सडन फॉल होगा टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का। तो इसको लिख लीजिए। और चौथा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, TEL इज हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल कब होता है? व्हेन हॉरिजेंटल इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, जब फ्लूइड आपका आइडियल रहेगा तो टोटल एनर्जी लाइन जो रहेगा वो हमेशा हॉरिजेंटल रहेगा, फॉल नहीं होगा। ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये एकदम हॉरिजेंटल रहेगा, इस तरह सीधा जाएगा, कोई फॉल नहीं होगा, गिरेगा नहीं। फॉल होता है कब? रियल फ्लूइड में जब फ्रिक्शन होता है। और जब फ्रिक्शन ही नहीं है, मतलब हेड लॉस जीरो है, इस केस में हेड लॉस जीरो हो जाएगा, हेड लॉस जीरो हो जाएगा। तो ये भी लिखिएगा, टोटल एनर्जी लाइन इज हॉरिजेंटल इन केस ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड है तो आपका टोटल एनर्जी एकदम स्ट्रेट रहेगा, ये हॉरिजेंटल रहेगा, डेटम के पैरेलल। मिटा दीजिएगा।
ओपन चैनल के केस में देख रहे हैं, ओपन चैनल के केस में टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक लाइन में क्या होगा अंतर? ये मतलब अगर चैनल है आपका इस तरह लेके चल रहे हैं और ये आपका जो वाटर सरफेस है, ये फ्री वाटर सरफेस है या वाटर सरफेस है, तो याद रखिएगा ओपन चैनल के केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होता है ना, वाटर सरफेस से टच करता है, वाटर सरफेस को ही टच करता है। मतलब आपका कोई चैनल इस तरह था, इसका फ्लो पाइप का इस तरह हो रहा है, यहाँ पे ये ले रहे हैं डेटा में यही ले लिए, जेड को 0 मान लिए, जेड को 0 मान के चल रहे हैं, बेस को ही ले रहे हैं डेटा में। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय गामा प्लस जेड। तो ओपन चैनल के केस में याद रखिएगा, जब भी कोई भी फ्लूइड ओपन फ्लो हो रहा हो, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फ्लो होता है, तो प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वहां तो प्रेशर होगा नहीं, पाइप में अंडर प्रेशर फ्लो नहीं होता है, वो अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो प्रेशर पाइप में नहीं होता है। यहाँ का पाइप प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, खुला रहता है। तो ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। गैस प्रेशर, जितना भी प्रेशर हम लोग एज्यूम करते हैं इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा के उसके बाद बोलते हैं कि वहां इतना प्रेशर, गेज प्रेशर लेते हैं। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लेंगे तो इसको मतलब 0 मानना होगा, तो गेज प्रेशर आपका 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तो केवल डेटम मिलेगा, डेटम हेड, मतलब यहाँ से कितना ऊपर उस पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं इसको, अगर ये डेटम है तो ऊपर कितना गया। मतलब इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो हो रहा है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होगा ना, वो वाटर जो फ्लो, वाटर का जो सरफेस है वही होगा, वही लाइन होगा, वाटर सरफेस को टच करेगा वो, और एनर्जी लाइन जो वेलोसिटी है वो उसमें ऐड होकर ऊपर चला जाएगा। तो यही पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है यही बोल रहा था कि ओपन चैनल फ्लो जब होता है, इन ओपन चैनल फ्लो, इन ओपन चैनल फ्लो HGL coincides with water surface with free surface, इसको या फिर फ्री सरफेस बोलते हैं, फ्री सरफेस। उस फ्री सरफेस ये वाला पार्ट, ये पानी जितना ऊपर गया उसे बोलते हैं फ्री सरफेस, वाटर सरफेस या फ्री सरफेस। फ्री सरफेस को टच करेगा, मतलब जो फ्री सरफेस आपको देख रहे हैं ना फ्लो, वही हो जाएगा उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मतलब अगर ये इसका चैनल का ये डाया है और पानी ऊपर तक इस तरफ फ्लो हो रहा है, ये पानी का ये फ्री सरफेस, तो यही होगा HGL भी हो जाएगा, HGL भी फ्री सरफेस ही हो जाएगा, इसी को बोला। क्योंकि आपका HGL में क्या क्या होता है, एक प्रेशर हेड होता है और डेटम हेड होता है। तो प्रेशर हेड तो 0 हो गया क्योंकि ओपन चैनल फ्लो है, तो गेज प्रेशर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं वहां पे, यहाँ पे ऊपर से जो भी है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक 0 जो भी होगा जेड होगा, मतलब यहाँ से कितना ऊपर है, डेटम से ये कितना ऊपर है पानी का लेवल, तो सरफेस को टच कर जाएगा। और एक चीज इसमें 2 कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इसको और डिटेल से समझ लेंगे कि इसमें लिखिए प्रेशर अबव HGL वो पॉजिटिव होगा, इसको समझते हैं क्या बोल रहा है, और प्रेशर बिलो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन उसमें नेगेटिव होगा। सिचुएशन आपका इस तरह होगा पाइप का, अब ये इसको समझेंगे कि प्रेशर अबव HGL लिख दिया क्या, उल्टा हो गया, नेगेटिव होगा, इसके ऊपर प्रेशर अबव नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं, चलिए क्या बोल रहा है। कंडीशन इस तरह का एक पाइप है, इस तरह गया है, पाइप है आपका इस तरह पाइप गया है, और इसका अगर हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन खींच रहे हैं तो उसका इस तरह आ रहा है, ये पाइप में जो भी फ्लो हो रहा है लिक्विड, इस पाइप में फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में, और इसका अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन खींच रहे हैं तो ये लाइन मिल रहा है हमको, ये लाइन मिल रहा है, और ये पाइप को काट दे रहा है 2 पॉइंट पे,
पहला पॉइंट पे ये काट दिया ए पे और दूसरा जगह पे बी पे काटा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पाइप को दो जगह काट दिया, ये HGL। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी जो पाइप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर जो पोर्शन है उसमें नेगेटिव प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे, एब्सोल्यूट नेगेटिव गेज प्रेशर होगा। तो ये ए से बी एबव वाला इस सब में नेगेटिव प्रेशर होगा, ये सब यहाँ से, और इसके जस्ट नीचे जितना भी होगा उसमें पॉजिटिव प्रेशर होगा, पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। यही है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग सिफॉन पढ़ेंगे ना, सिफॉन में ऐसा ही होता है। सिफॉन में समिट में नेगेटिव प्रेशर होता है, वहाँ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन पाइप को दो जगह पे काट लेता है तो नेगेटिव प्रेशर होता है। क्यों? देखिए, एक तो जो भी कॉन्सेप्ट यही ना जी कि ये पाइप है, तो पाइप के से ऊपर ही हमेशा प्रेशर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लागू, क्यों? क्योंकि P बाय गामा प्लस Z होता है, प्रेशर और डेटम को जोड़ते हैं तब यहाँ तो डेटम पहुंचे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव प्रेशर होगा तो इसके कारण ये उठेगा। जब ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, इस पाइप से नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव था तो माइनस कुछ वैल्यू मिलेगा, माइनस P बाय गामा प्लस Z जोड़ेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, तो इसको गिरा देगा, तो ये चीज नीचे हो जाता है यहाँ पे। तो इसके ऊपर में नेगेटिव प्रेशर है, इसके नीचे और जो पॉजिटिव है तो पाइप से तो ऊपर ही रहेगा हमेशा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अगर पाइप को काट दिया, समझिए कि फिर नेगेटिव प्रेशर है, ये सब में सब जो है ना अपन नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया है, मतलब प्रेशर बिलो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जो जितना भी प्रेशर होगा उससे नीचे होगा यहाँ का प्रेशर। इन जनरल जितना भी पाइप फ्लो होता है वो एटमॉस्फेरिक से प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, इन जनरल का केस। लेकिन जब सिचुएशन इस तरह हो जाए कि पाइप आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है तो ये वाला पार्ट तो नेगेटिव आ गया वैल्यू, प्लस उसमें अगर डेटम जोड़ देते हैं तो वैल्यू घट जाता है, इतना घट जाता है कि इसके नीचे आ जाता है। इस पॉइंट को अगर डेटम देखिएगा तो इसका यहाँ तक होगा Z1 और 0.1 है तो इसका डेटम होगा यहाँ, अगर इसको डेटम मान रहे हैं तो यहाँ से यहाँ Z चढ़े और यहाँ का प्रेशर ऊपर चढ़ता है। अगर यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेयर से बड़ा होता है तो ऊपर जाता है, लेकिन नहीं, घट गया तो अब नीचे आना पड़ा, इसलिए यहाँ पे आए। इस जगह का डेटम हेड ये होगा, कुछ होगा समथिंग, और प्रेशर हेड ये होगा, ये वाला भाग प्रेशर हो गया, ये डेटम हो गया। तो इसलिए का मतलब है ऊपर चढ़ा मतलब पॉजिटिव है, और इसके ऊपर यहाँ पे पॉइंट्स किया तो ये हो गया डेटम और नीचे गया, इसका मतलब है कि यहाँ प्रेशर घट गया। तो यही कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर अबव HGL जो होगा वो नेगेटिव होगा, प्रेशर बिलो HGL वो होगा पॉजिटिव होगा। इन जनरल ये होता है ज्यादातर। तो सिफॉन का कॉन्सेप्ट वही है, रहने देते हैं, समझे, काफी हो गया सिफॉन। कल के क्लास में सिफॉन और दो टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक हैमर, वाटर हैमर फिनोमिना और सिफॉन पढ़ेंगे। सिफॉन यही कॉन्सेप्ट है, दो रिजर्वायर को जोड़ते हैं और बीच में पहाड़ मिल जाता है, पहाड़ मिल जाता है तो पाइप को ऐसे ऊपर ले जाते हैं पहाड़ को होते हुए, तो वहां पे नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है। और एक आपको याद होगा कैविटेशन फिनोमिना, याद है? कैविटेशन किसको बोलते हैं, कोई बता सकते हैं? लो वेपर प्रेशर पे चलता। कैविटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें पाइप में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका प्रेशर जो है वो उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है। और चलिए, तो वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का मतलब यहाँ का प्रेशर इतना कम हो गया कि वो वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। वेपर प्रेशर जैसे ही लिक्विड का वेपर प्रेशर उसको मिलेगा तो बबल बनेगा, एयर में बबल बनेगा, बुलबुला बनेगा। जैसे बुलबुला बनेगा तो गड़गड़ गड़गड़ आवाज यहाँ से होगा और वो कैविटी डेवलप करेगा यहाँ, फिर आगे जाके जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वो फूट जाएगा, ये ब्रस्ट कर जाएगा। तो ब्रस्ट करेगा तो आवाज होगा और इस पे कैविटी डेवलप करेगा पाइप में। तो वो फिनोमिना यहाँ होने का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया। नेगेटिव प्रेशर मतलब प्रेशर घट गया समिट पे, सबसे ऊपर जगह पे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नेक्स्ट सबसे ज्यादा प्रेशर यहीं घटेगा, ये पॉइंट, ये लाइन नेगेटिव प्रेशर के कारण। तो इसको इतना नहीं घटा देना है कि इसका वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इसको वेपर प्रेशर से थोड़ा ऊपर ही रखना है। यहाँ का प्रेशर इतना घटाना है कि वो वेपर प्रेशर तक नहीं जाए, थोड़ा सा वेपर प्रेशर से ऊपर ही मिले, तो उतना रखना। अगर वेपर प्रेशर मिल जाएगा तो फिर आपको कैविटी हो जाएगा, इस पाइप में कैविटेशन फिनोमिना होगा, उसके कारण कैविटी डेवलप होगा, पाइप सड़ने लगेगा। इसका कुछ पैरामीटर्स होगा। हाँ, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना कितना घटना चाहिए, कितना प्रेशर हम लोग देंगे या कितना क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में देखें। आज छोड़ देते हैं, काफी ज्यादा हो गया। ये याद रखिएगा जी, जो टोटल एनर्जी लाइन
और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से जो पॉइंट लिखा है इससे सवाल रहता है। आप देखिए ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो रहेगा, एक दो को सवाल रहता ही रहता है हर साल, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर आप समझ गए तो कुछ नहीं है, अगर आप समझ गए तो कुछ जान नहीं है, नहीं समझे तो फंसते रहेंगे फिर हमेशा। टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में हमेशा फंसिएगा, इसलिए क्लियरली समझिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो पूछ भी सकते हैं। तो मैक्सिमम जितना पॉइंट्स था वो सबको लिखा दिए, वही पॉइंट्स से रहता है सवाल। तो हम लोग दो फिनोमिना कल देखेंगे, एक कैविटेशन देखेंगे और दूसरा फ्लूइड पाइप फ्लो में एक और फिनोमिना घटता है वाटर हैमर, उसमें भी आवाज होता है हथौड़ा टाइप का, तो उसको भी देखेंगे। तो रहने देते हैं आज इतना ही, ऑफ करते हैं रिकॉर्डिंग।